फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है माफी। रामदीन काका ने प्रभा के कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई। बहुरिया, आपके बाबूजी आए हैं, मिलना चाहते हैं, उन्हें बुला लूं अंदर। काका को ही पूरे घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रभा जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, तब से ही देखा था उसके ससुर जी के व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहने पर सबकी देखभाल करना और घर के साथ साथ घर के लोगों की चिंता करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। रामदीन काका बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए प्रभा भी उनको पिता तुल्य सम्मान देती थी। काका दुलार से प्रभा को बहुरिया कहा करते थे। नहीं, जाकर उनसे कह दीजिए मुझे नहीं मिलना है, वो वापस लौट जाए। बहुरिया, जिद मत कीजिए, बेचारे इतनी दूर से कितनी बार आ चुके हैं आपसे मिलने। एक झलक देख लीजिए, पिता है आपके, कुशल से पूछकर चले जाएंगे। काका, मैं जो कह रही हूँ वह जाकर उनसे कह दीजिए। मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं था, उनके लिए मैं मर चुकी हूँ। मरे हुए से कौन मिलता है। भारी पैरों से काका बाहर बरामदे की ओर लौट गए। आज तक वह समझ नहीं पाए थे कि बहुरिया अपने पिता से क्यों नहीं मिलना चाहती हैं। शाम को जब प्रभा दिया बाती लेकर तुलसी चबूतरे पर दिया जलाने घर के बाहर निकली, तो काका हाथों में एक कागज का टुकड़ा लिए पास आकर खड़े हो गए। सफेद रंग की साड़ी पहनी प्रभा संध्या के समय हाथ में जलते हुए दिए की लौ में साक्षात देवी लग रही थी। नसीब ने बेवक्त ही उसे वैधव्य का चोला पहनने पर मजबूर कर दिया था। 5 साल पहले ही वह लाल जोड़े पहने महावर लगे पैरों से ससुराल की देहरी लांग कर गृह प्रवेश की रीत निभाकर आई थी। लेकिन हाय रे नसीब, क्या बात है काका, कुछ कहना है क्या? नहीं बहुरिया, कहना नहीं है, बस यह देना था आपको। यह चिट्ठी आपके बाबूजी ने दिया था और कहा था कि मैं आपको दे दूं। प्रभा ने अनमने से काका के हाथों से वह कागज का टुकड़ा ले लिया और अंदर चली गई। पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा सटा लिया और धीरे से कागज के टुकड़े को खोला। पूरे पन्ने में बस 4 लाइन लिखा था। बेटा, माँ बाप ताउम्र बच्चों की गलती माफ करते हैं। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वे अपने माँ बाप के गलत फैसले पर पर्दा डाल दें, उन्हें उनके द्वारा किए गलती को माफ कर दें। मुझे माफ कर दे बेटा, यह बोझ लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा। प्रभा कागज के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए फपक पड़ी। उस बंद कमरे में उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। आज सब उजड़ जाने के बाद बाबूजी को एहसास हुआ है कि वह गलत थे, लेकिन क्या फायदा? क्या वर्षा जब फसल सूख जाए? प्रभा की झड़ती आंखों में एक बार फिर अतीत का दर्द झिलमिला गया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में उसने अव्वल स्थान प्राप्त कर पूरे खानदान की लड़कियों में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवा लिया था। समूचे गांव में माँ ने मिठाई बंटवाई। प्रभा के पैरों में जैसे पंख लग गए थे। उसे तो पढ़ लिख कर अपने पिता की तरह बैरिस्टर बनना था। शहर के सबसे अच्छे डिग्री कॉलेज में उसका नामांकन हुआ। फिर शुरू हुआ पढ़ाई का सिलसिला। कभी कभार नोट्स लेने देने के सिलसिले में वह अपनी एक सहपाठी के घर जाया करती थी। एक दिन वह बिना झुंझलाहट प्रभा के घर अपना नोट्स वापस लेने आ पहुंचा। फिर क्या था, चाचा ताऊ बुआ सब नाक की तरह फुफकार उठे। प्रभा के साथ उस लड़के को देख उन लोगों के खड़े नाक कट गए। माँ को बैठक में बुलाया गया और एक फरमान जारी हुआ। यह पढ़ाई छोड़ने का फरमान था। माँ ने लाख मिन्नतें की। उन्होंने सबको समझाया कि ऊंची पढ़ाई में एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। कोई सहपाठी घर पर आ गया, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभा के कदम लड़खड़ा गए हैं। प्रभा के रूढ़िवादी परिवार में यह घटना भूकंप की तरह आया था। उस भूकंप में परिवार के साथ साथ बाबूजी भी हिल गए। बेटी की इच्छा पर सामाजिक प्रतिष्ठा भारी पड़ा। देखते देखते उन्होंने अपने मित्र के पुत्र से, जो ऊंचे घराने का इकलौता वारिस था, विवाह तय कर दिया। प्रभा की रजामंदी का कोई प्रश्न ही नहीं था। विवाह के दिन तय कर दिए गए।
बेचारी अभी उड़ना भी नहीं सीख पाई थी कि घर वालों ने उसके पंख काट दिए। सारे सपनों को वहीं छोड़ रोती बिलखती वह बाबुल की देहरी से विदा हो गई। प्रभा का ससुराल नाम का तो था जो जेल से कम नहीं था। ससुर जी बड़े कड़े मिजाज के थे। बात बात पे बंदूक निकालकर खड़े हो जाना उनका शान था। पति के बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इकलौते औलाद होने की वजह से वह जिद्दी के साथ साथ ही सारे अवगुणों के धनी थे। गौनी के लिए मायका आई। प्रभा ने माँ को सबका परिचय बताया। माँ ने किताबों से भरी संदूक चीज साथ में दे दी और कहा, बेटा, यह किताबें ही तुम्हारी सखी हैं, इन्हीं से दोस्ती कर लेना ताकि अकेलापन नहीं खलेगी। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। प्रभा बहुत खुश थी कि अब उसे कोई मतलब नहीं कि ससुराल की चार दीवारी कितनी ऊंची है और पति को उसकी कोई कद्र नहीं है। वह अपना ध्यान पढ़ने में लगाएगी। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं कौन सी कलम से प्रभा का नसीब लिखा गया था। नशे में धुत पति ने एक दिन गुस्से में आकर उसकी सारी किताबें और सर्टिफिकेट पे माचिस लगा दी। प्रभा रोती बिलखती बचे हुए किताबों को समेटकर संदूक में बंद कर दिया। कुछ ही महीने बाद आपसी रंजिश में दुश्मनों ने पति को कचहरी से लौटते समय गाड़ी में ठोकर मार दी। पैसा पानी की तरह बहाया गया, पर वह बच नहीं पाई। इस बार किस्मत ने प्रभा की बची खुशी जिंदगी की आस पे खाक कर दी। उस दिन के बाद से वह मूक बधिर बस जिंदगी की बोझ की तरह ढोई जा रही थी। प्रभा ने अंधियारे को गले लगा लिया था। वह किसी से भी नहीं मिलती थी, चाहे वह उसके मायके वाले ही क्यों ना हो। माँ छटपटा कर रह गई कि एक बार बेटी को देख पाती, लेकिन प्रभा ने साफ मना कर दिया। अपने आंसुओं को पोंछते हुए प्रभा ने कांपते हाथों से लोहे के भारी भरकम संदूक को खोला और उसमें से एक थैला निकाला। थैले में कुछ अधजले सर्टिफिकेट थे, जिनको सीने लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, बाबूजी, मैंने तो माफ कर दिया, क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।